नमस्कार, जय जोहार। IND24 के बिग टॉक शो में इस बार हमारे साथ चर्चा के लिए बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। इस बार हमारे साथ चर्चा के लिए छत्तीसगढ़ के बहुत सारे सोशल वर्क कर चुके अमरजीत सिंह छाबड़ा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अगर मैं अभी की बात करूं तो ये अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष का दारोमदार संभाल रहे हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी इन्हें दी गई है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि एक अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में आप अपनी जिम्मेदारियों में क्या क्या प्राथमिकताएं समझते हैं? देखिए, मुझे लगभग 6 माह हुए अभी राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में, और इन 6 महीनों में अल्पसंख्यकों के हितों के लिए क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं। बेसिकली आपको बताना चाहूँगा कि अल्पसंख्यक आयोग जो है, इसमें मूल रूप से 6 धर्मों का समावेश है। इसमें मुस्लिम है, इसमें ईसाई है, इसमें जैन है, इसमें बौद्ध है, पारसी है और सिख है। चूँकि पारसियों की संख्या छत्तीसगढ़ में कम है, इस वजह से 5 धर्मों को लेकर हम लोग काम करते हैं। और इसमें चूँकि ये आयोग है और इसमें संवैधानिक पद होने की वजह से यहाँ पर हम बहुत सारे ऐसे विषय आते हैं जो विवाद के विषय हो या कुछ हो, तो इसमें हम न्यायालय के रूप में एक क्वासी जुडिशरी के रूप में काम करते हैं। इसके साथ ही अल्पसंख्यकों के हितों के लिए, उनके कल्याण के लिए क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं, मूल रूप से अल्पसंख्यक आयोग इसी दिशा में कार्य करता है। अमरजीत जी, पहले की अगर मैं बात करूं तो एक बहुत अच्छे तरीके से सोशल वर्क आपका करते हमने देखा है। प्रवक्ता के तौर पर बड़ी जिम्मेदारी आपने अदा करी और टीवी डिबेट्स पे आपको बोलते देखा है। लेकिन अब अगर मैं बात करूं तो बात कुछ और है। तो पहले और अभी में आप अंतर क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए, पहले ऐसे था कि पहले हम सामाजिक स्तर पर जो कार्य करने हैं या राजनीतिक दल में काम करते हुए संगठन में जो जिम्मेदारियां थी उसमें काम करते थे, लेकिन सरकार में आने के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। क्योंकि हम सरकार के एक अंग है और सरकार का एक चेहरा है। जो शासन की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को सब तक कैसे पहुंचाया जा सके, कैसे उनके हितों के लिए कार्य किया जा सके। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो स्वप्न है, जो उन्होंने अपने विचारों से लोगों तक पहुंचाया है कि सबका साथ, सबका विकास और सबके साथ, तो हम इसी विषय को लेकर भी काम कर रहे हैं कि हर वर्ग तक हम पहुंच सके और हम जिस तरह से अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक हम योजनाओं को ले जा सके, इसलिए हम लगातार कार्य कर रहे हैं। मुझे लगता है थोड़ा अब चैलेंजिंग है, क्योंकि पहले तो ऐसा था कि आप विपक्ष के रूप में थे या फिर सत्ता में भी रहे हैं तो संगठन में काम कर रहे थे। सामाजिक दायित्व की बात करें तो सामाजिक दायित्व में भी जो आपको बेहतर लगता था उस दिशा में काम करते थे। लेकिन अब चूँकि सरकार में आने के बाद बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उन जिम्मेदारियों पर किस तरह से खरा उतरा जाए, ये एक बड़ा चैलेंज होता है। तो एक पद मिल जाना और फिर बाद में उस पद पर जो इच्छाएं हैं उसको बनाए रखना एक कठिन होता है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं इन 6 महीनों में जो मैंने कुछ अभी प्रारंभिक स्तर पर जो कार्य किए उसमें मैं संतुष्ट हूँ और आने वाले समय में हम और बेहतर कार्य करेंगे, इस दिशा में हम चल रहे हैं। थोड़ा सा आपके बचपन के बारे में जानना चाहेंगे। स्कूल, कॉलेज और उसके बाद राजनीति तक का सफ़र कैसे रहा, कैसे राजनीति में आना हुआ? देखिए, मैं बहुत मध्यम वर्गीय परिवार में मैंने जन्म लिया है और मेरी 4 बहनें और 2 भाई हैं। हम लोग एक बड़ा परिवार था और मैंने प्रारंभ से ही अपने पापा जी को एक संघर्ष करते देखा है। क्योंकि वो बहुत नेक दिल इंसान थे और परिवार की मदद करना, रिश्तेदारों की मदद करना, समाज के लोगों की मदद करना, मैंने बचपन से उनको देखा है। और उनका भी कहीं स्वप्न था, राजनीतिक क्षेत्र में उनकी रुचि रही है और वो रुचि कहीं ना कहीं आगे जाकर मेरे में भी आई है। और मम्मी जी हमारी जो थी, मेरी मम्मी बहुत मजबूत इरादों की थी, बहुत दृढ़ निश्चय इच्छा शक्ति की थी। वो मतलब उनमें जो भाव था कि किस तरह से देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति वो लगातार इस विषय पर चर्चा करती थी। तो मम्मी जी और पापा जी के बहुत सारे गुण मुझ में आए हैं। और रहा सवाल राजनीति का, तो मैं जब स्कूल में पढ़ता था तब मैंने एक राजनीतिक संगठन में काम किया था कुछ समय। फिर जब कॉलेज में गया तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आया। 92-93 का वो समय था जब हम अविभाजित मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में रहते थे। तब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से मुझे रायपुर नगर का, महानगर का मंत्री का दायित्व मुझे मिला। फिर 1 वर्ष बाद मुझे महानगर के अध्यक्ष का दायित्व मिला।
फिर जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो मुझे प्रदेश के उपाध्यक्ष का दायित्व मिला। इसके साथ छात्र संघ चुनाव होते थे तो विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव का प्रभारी और जो बड़ी जिम्मेदारियां जितनी होती थी। और एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था मुंबई अधिवेशन, जिसमें स्वर्ण जयंती वर्ष था, उसमें देश भर से 15,000 विद्यार्थी परिषद के लोगों ने शिरकत की थी। तो मुझे वहाँ पर भी एक प्रतिनिधित्व करने का अवसर छत्तीसगढ़ से मुझे मिला था। तो ये सारे जो काम थे, ये काम जो थे मुझे कहीं ना कहीं उस मुकाम तक पहुँचाने में सहायक रहे। उसके साथ ही सामाजिक स्तर की बात करूँ तो छत्तीसगढ़ सिख काउंसिल के रूप में सिख समाज का लगातार कार्य किया। और आरएसएस से जुड़कर मैं चूंकि विद्यार्थी परिषद से था तो संघ के पृष्ठभूमि से भी मैं बहुत प्रभावित था। तो स्वदेशी जागरण मंच में मैं 2003 से जुड़ा और लगातार स्वदेशी जागरण मंच में हम लोग काम करते रहे। मुझे प्रांत संघर्ष वाहिनी प्रमुख का दायित्व मिला, प्रांत संपर्क प्रमुख का दायित्व मिला और महानगर संयोजक का दायित्व मिला। ऐसे बड़े कुछ दायित्व भी मुझे मिले थे और मैंने उन दायित्वों पर खरा उतरने का काम किया। और जो आज स्वदेशी मेला का स्वरूप देख रहे हैं, जो स्वदेशी मेला जो आज मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया की बात होती है, तो हम लोग 2002-2003 से लगातार इस पर काम करते आ रहे हैं। और एक बड़ा स्वरूप छत्तीसगढ़ में स्वदेशी मेले का जो दिख रहा है, इसके प्रारंभिक टीम के रूप में हमने काम किया है। तो लगभग 22-23 वर्षों तक लगातार स्वदेशी जागरण मंच से जुड़कर भी मुझे कार्य करने का अवसर मिला। राजनीतिक क्षेत्र में विद्यार्थी परिषद के बाद मैंने युवा मोर्चा में कदम रखा था और युवा मोर्चा में मुझे सबसे पहले प्रदेश कार्य समिति सदस्य के रूप में कार्य करने का अवसर मिला। फिर प्रदेश कार्यालय प्रभारी के रूप में जब मुझे कार्य करने का अवसर मिला तो बड़ा चैलेंजिंग काम था। और छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में संपर्क करना, राष्ट्रीय नेतृत्व से संपर्क कायम रखना, मुझे लगता है कि मेरे जीवन का वो एक टर्निंग पॉइंट था। उस समय मैं सारे छोटे बड़े कार्यकर्ताओं के, पदाधिकारियों के संपर्क में आया, लगातार उनसे संवाद होते थे और किसी जिले का कोई जिलाध्यक्ष मुझसे चर्चा करता था तो अपने सुख दुख की बातें भी मुझसे शेयर करता था। तो जो सीधा संपर्क उस दौर में मेरे साथ जुड़ा, तो आज वही वजह है कि मैं प्रदेश के किसी भी कोने में चले जाता हूँ, किसी भी क्षेत्र में जाता हूँ, तो मेरे उस समय के जो कार्यकर्ता हैं, जो आज कहीं ना कहीं संगठन में बड़े जगह पर है, कहीं ना कहीं सरकार में नज़र आते हैं, कहीं ना कहीं नेतृत्व कर रहे हैं, तो वो एक बड़ा ग्रुप मुझे आज नज़र आता है। भारतीय जनता पार्टी में रायपुर जिले के उपाध्यक्ष का दायित्व मिला, प्रदेश के प्रवक्ता का दायित्व मिला। फिर चुनाव के दौरान मुझे बसना विधानसभा का प्रभारी भी बनाया गया और वहाँ चूँकि हमारी सीट वहाँ नहीं थी, लेकिन एक चैलेंजिंग था और लगातार 2 साल लगातार मैंने वहाँ कार्य किया। बसना विधानसभा में बड़ी लीड मिली। फिर लोकसभा के चुनाव हुए तो भी मुझे बसना विधानसभा का प्रभारी और महासमुंद क्षेत्र का मीडिया का प्रभार दिया गया था। वहाँ रहकर लगातार मैंने कार्य किया और यही वजह है कि दोनों जगह पर बहुत अच्छा एक रिजल्ट जो मैं दे सकता था, मैंने देने का प्रयास किया। तो ये मेरा राजनीतिक सफर था। इस तरह से एनजीओ में भी मैंने लगातार काम किया है। हमारी एक संस्था है नवसृजन मंच, तो हम जब कॉलेज में थे तब हमने उसका गठन किया था। और बिटिया जन्मोत्सव जैसे कार्यक्रम हम लगातार करते हैं। मेरे 2 बेटे हैं, बेटियां नहीं है, तो एक अभाव मुझे महसूस होता था। तो हमने नवरात्र के समय में 2 ऐसे कार्यक्रम तय किए, चाहे शरद नवरात्र हो चाहे चैत्र नवरात्र हो। इसमें 2 बड़े आयोजन हम लोग करते हैं जिनके घरों में 6 माह के अंदर बेटियों ने जन्म लिया। ऐसे 150-200 परिवारों का इकट्ठा सामूहिक एक हम सम्मान का कार्यक्रम करते हैं। केंद्र और राज्य सरकार की जितनी योजना है बेटियों से लेकर उनके जन्म से लेकर आजीवन जो उनको शासन द्वारा मिलती है, उनको एक मंच हम प्रदान करते ताकि वहीं सीधे उनका रजिस्ट्रेशन हो और वो उसमें लाभान्वित हो। तो ये पूरा मेरा जो सफ़र रहा, कभी इच्छा रही जीवन में कि मैं फ़ौज में जाऊं, लेकिन फ़ौज में चूंकि घर का बड़ा बेटा था तो फ़ौज में तो नहीं जा पाया। तो कैसे देश के लिए कार्य कर सकते हैं, कैसे हम देश के अंदर रहकर भी कुछ अच्छा कर सकते हैं, बस यही भाव था और आज मुझे एक बड़ा अवसर मिला है, उसमें मैं काम कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूं आयोग के वर्तमान स्थिति की, तो अभी की वर्तमान संरचना और आगे आने वाले समय की कार्य प्रणाली को आप किस तरीके से देखते हैं? जब मैंने पदभार लिया था तो मैंने एक मूल वाक्य को आधार बनाया था और आयोग में भी मैंने इस चीज़ को प्रमुखता से रखा है, नेशन फर्स्ट, देश प्रथम। देश है तो हम हैं, हमारी बाहर भी हम जाते तो हमारी पहचान भारत देश के रूप में होती है, हमारे रूप में होती है। तो देश प्रथम का भाव लिए हम 5 धर्मों में लगातार काम कर रहे हैं और यही वजह है कि हम लगातार जितने भी कार्य कर रहे हैं, चाहे मैं APJ अब्दुल कलाम जी की जो जयंती है उस पर बड़े कार्यक्रम की बात करूं जो हमने किया था। जैन समाज में साधु संत जब विहार करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता। तो एक हमने पत्र भी जारी करवाया था, चीफ सेक्रेटरी जी को पत्र लिखा था और उनके माध्यम से सभी जिले के कलेक्टर SP को पत्र जारी हुआ था कि जब जैन साधु संत विहार करते तो उनको पर्याप्त सुरक्षा दी जाए।
है। सिख समाज में अभी गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी शताब्दी वर्ष चल रहा है, तो एक बड़ी यात्रा को भी हमने यहाँ रायपुर में वेलकम किया था और उसमें पूरा संयोजन किया था। और अभी 26 दिसंबर वीर बाल दिवस है, तो वीर बाल दिवस में भी बड़े कार्य योजना को हम लेकर चल रहे हैं। 20 तारीख को एक बड़ी रैली, वीर बाल रैली बच्चों के बीच के माध्यम से हम करने जा रहे हैं। तो जितने धर्म हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनमें नेशन फर्स्ट का भाव हो और इनमें गौरव के जो विषय है, जो देश को गौरवान्वित कर सकते हैं, जो धर्म को गौरवान्वित कर सकते हैं, ये सारे विषयों को हम निकालकर उसमें कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, जो अल्पसंख्यकों के हितों के लाभ की बात करूंगा, तो हमारी एक जिलों में अल्पसंख्यक कल्याण समिति बनती है, जिसमें 5 धर्म के लोग उसमें सदस्य के रूप में कार्य करते हैं और ये कलेक्टर के अधीन कार्य करती है। तो उसमें भी ये होता है कि 6 माह बाद हम समीक्षा करते हैं कि उनको कितना लाभ मिला है। तो मैंने थोड़ा उलट किया है इसमें, जितनी शासन के जितने विभाग हैं, जितने उनमें जितनी लाभकारी योजनाएं, उनको हमने पूरा निकाल कर क्लब किया है। और हम 6 माह बाद जिसकी समीक्षा करने जाएंगे, हम पहले उस पर 6 माह पहले उसमें कार्य आरंभ कर रहे हैं। और कार्य आरंभ करने के बाद 6 माह बाद जब वापस हम वहाँ जाएंगे, तब वहाँ पूछेंगे कि इनमें जो जो कार्य हुए उसमें कितना हम अल्पसंख्यकों के हितों तक पहुँच पाए हैं। तो लगातार इसमें किस तरह से बेहतर कर सके, इस पे कार्य कर रहे हैं। राज्य में अल्पसंख्यकों के मुद्दों की मॉनिटरिंग के लिए किस तरीके से आयोग कौन से तकनीकों का इस्तेमाल कर रहा है, कैसे इसको प्लान कर रहा है? बहुत सारी शासन की योजनाएं हैं और अल्पसंख्यकों के लिए हमने अभी प्रारंभिक रूप से, मैंने जैसे कहा कि 6 माह ही मुझे हुए, तो हमने अभी हम एक सर्वेक्षण करवा रहे हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय जो है वो किस जिले में कितनी संख्या है। और उसमें कई सारे कॉलम हमने बनाए हैं कि शासन किस स्तर पर उनको क्या क्या उनको लाभ मिला है, उनकी श्रेणी क्या है, मध्यम श्रेणी है, निचले तबके में आते हैं, या एक प्रबुद्ध वर्ग में आते हैं, संपन्न वर्ग में आते हैं। ऐसे करके हम बहुत सारे 30-40 बिंदुओं पर हमारी एक सर्वे टीम काम कर रही है और हम उस पर निकाल रहे हैं, पूरा निचोड़ निकाल रहे हैं। इसके बाद फिर हम कैटेगरीज वाइज उनको कैसे लाभ दिला सकते हैं। और सिर्फ शासन की योजनाओं का लाभ ही नहीं दिलाना है, होनहार जो विद्यार्थी होते हैं, जो 10वीं 12वीं के बाद टॉपर्स रहते हैं, ये आने वाले समय में इनकी करियर की भी चिंता रहती है कि इस दिशा में काम करें। तो इसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं लगातार। और उसके साथ ही एक हुनर हाट को लेकर भी हम आने वाले समय में काम करने वाले हैं कि हुनर हाट एक मेला, एक बड़ा कार्यक्रम हम करने जाएंगे, जिसमें इन 5 वर्गों में जो उनके हुनर्स हैं, जो हाथों को आप देखेंगे कि तय है। जैसे पंजाब में वहाँ सूट है, फुलकारी है, जो वहाँ का कशीदाकारी है। जैन समाज में आप देखेंगे तो जी, जैन समाज में आप जैसे देखेंगे तो वो सुनार और उसमें जो वर्ग में आते हैं तो वो किस तरह से वो हीरे की कटाई होती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मुस्लिम समाज में भी आप देखेंगे तो उनमें भी बहुत सारे उनके हुनर्स हैं, तो उनको एक मंच प्रदान करने का काम हम करेंगे। ये सारी चीज़ों को भी हम थोड़ा सा कर रहे हैं। दूसरा, अल्पसंख्यकों को जो बच्चे हैं, उन बच्चों को भी कहीं ना कहीं करियर के बाद सबको जॉब तो नहीं मिल सकता है, तो हम स्किल्ड को भी थोड़ा फोकस करने वाले हैं। स्किल्ड के कुछ प्रोजेक्ट्स को भी हम लाने वाले हैं। हालांकि हम डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन हम किसी दूसरे माध्यम से इसमें हम कार्य करने वाले हैं। हाल ही में अगर मैं बात करूं तो आयोग ने किन प्रमुख नीतिगत सुझावों को सरकार के समक्ष रखा है? एक विषय जो आया था जैन समाज को लेकर, तो जो हमारे पास एक चूँकि आयोग है तो हमारे पास जो शिकायतें आती हैं या जो उनकी समस्याएं आती हैं उनको सरकार तक हम पहुंचाते हैं। तो जिस तरह से जैन समाज का विषय आया था तो हमने उसमें काम किया। एक विषय, बड़ा विषय, चूँकि अभी ये पेंडिंग है, लेकिन आपके सम्मुख में पहली बार विषय को रख रहा हूँ कि बहुत सारी शिकायतें खान पान को लेकर भी आती हैं। चूँकि मुस्लिम वर्ग और सिख वर्ग में एक थोड़ा सा विषय आता है कि हलाल और झटके को लेकर। ये एक बहुत बड़ा विषय है और अक्सर कई बार जो होटल्स हैं या जो रेस्टोरेंट है वहाँ विवाद की स्थिति आती है, क्योंकि कोई तय नहीं है कि वो होटल में क्या परोस रहे हैं। तो हमने इसमें शासन स्तर पर इसमें पत्र भी लिखा है और उसमें लगभग हम बहुत नज़दीक पहुंच भी चुके हैं कि होटल के मेनू में बड़े अक्षरों में लिखा जाना चाहिए कि वो अगर वो नॉनवेज खिला रहे हैं तो हलाल है कि झटका, इसका उल्लेख होना चाहिए। दूसरा, जो होटल का बड़ा बोर्ड होता है, जब हम किसी होटल के बाहर जाते हैं तो रेस्टोरेंट के बाहर जाते हैं तो बोर्ड में भी लिखा रहना चाहिए कि वो क्या खिला रहे हैं। ये इसलिए हम चाह रहे हैं क्योंकि फिर आदमी अपनी पसंद की जगह पर पहुंच सकता है, विवाद की स्थिति नहीं होनी चाहिए। कई बार हमारे पास बहुत सारी शिकायतें इस विषय को लेकर, इस पर भी हमने काम आरंभ किया है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इस दिशा में भी हमारे तरफ से जो हमने सरकार को पत्र लिखा था उसमें कार्य पूर्ण हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में अल्पसंख्यक कल्याण के लिए चल रही प्रमुख योजनाओं की प्रभावशीलता पर
आपका क्या मूल्यांकन है, किस तरीके का मूल्यांकन अभी तक के आपने किया है? अल्पसंख्यकों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत सारी सुविधाओं का लाभ मिलता है। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा, जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना, महतारी वंदन योजना या केंद्र की बहुत सारी योजनाएं हैं, इसमें हम डेटा निकालते हैं तो अगर सर्वाधिक किसी वर्ग को लाभ मिला है तो अल्पसंख्यक समुदाय को मिला है। तो जागरूकता है और उस जागरूकता को और कितने बेहतर कर सकते हैं। और मैं थोड़ा सा इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि अल्पसंख्यक में जो अल्प है, जिनकी आबादी 1-1.5% की है, हम कोशिश कर रहे हैं कि उन तक भी पहुँचे। अक्सर क्या होता है कि पूरा न्याय नहीं हो सकता। अल्पसंख्यक में एक बड़ा वर्ग भी कई बार जिनकी पॉपुलेशन अब बढ़ चुकी है और एक वर्ग है जो 1-1.5% तक ही सीमित है। तो जब हम योजनाओं को लाते हैं तो चूंकि वो सांख्यिकी के हिसाब से डिवाइडेशन नहीं है कि इनको इतना देना है, इनको इतना देना है, तो बड़ा वर्ग कई बार पूरा ले जाता है। तो हम उसको थोड़ा सा डिवाइडेशन की भी बात कर रहे हैं कि सबको समान रूप से उसका लाभ मिले। अल्प में जो अल्प है उनके लिए भी हम काम कर सके, इस दिशा में भी हम थोड़ी तैयारी रखे हैं। और शासन की सारी योजनाएं, जैसे मैंने पहले कहा कि 6 महीना पहले और 6 महीने बाद, तो ये जो 6 महीने पहले का जो विषय आया है, इसको हम वेबसाइट के माध्यम से भी, हमारी वेबसाइट पे भी काम चल रहा है, उसमें सारी योजनाओं को हम डालेंगे। उसमें एक क्लिक पे शासन की योजनाएं दिखेंगी, दूसरे क्लिक में आपको उसमें कैसे इंटर करना है, तीसरी क्लिक में यदि आपको कोई समस्याएं हैं तो आप उसमें आप कर सकते। ऐसे हम सीधे उन तक कैसे पहुँच सकते, इस दिशा में काम कर रहे हैं। आयोग स्तर पर कोई नई योजना बनाए जाने की प्लानिंग है क्या आगे? जी, मैंने जैसे एक हुनर हाट का उल्लेख किया, दूसरा स्किल्ड का उल्लेख किया, तीसरा मेधावी छात्रों के लिए एक स्कॉलरशिप का भी विषय हम छत्तीसगढ़ में सोच रहे हैं। इस पे हमने अभी प्रारंभिक रूप से चर्चा की है कि जो यहाँ के जो छत्तीसगढ़ में जो बच्चे हैं, वो बच्चे मेधावी हैं, टॉपर्स बच्चे हैं, उनको करियर को लेकर आगे वो यदि छत्तीसगढ़ में पढ़ना चाहते हैं, बाहर पढ़ना चाहते हैं, या पढ़ाई के दौरान उनको क्या सुविधाएं मिले, इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। अभी मोटे मोटे रूप से इसमें अभी सिर्फ प्रारंभिक बातचीत आरंभ हुई है। एक अच्छी कार्य योजना इसमें भी हम लोग बना रहे हैं ताकि जो हमारा गौरव हो सकते हैं, हमारे प्रदेश का गौरव हो सकते हैं, समाज का गौरव हो सकते हैं, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस दिशा में भी एक प्लानिंग है हमारी। भेदभाव या धार्मिक असहिष्णुता से जुड़े कुछ का मामलों पर किस तरीके से आप लोगों के कार्य करने की प्रक्रिया होती है? क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमेशा आप लोगों को देखनी पड़ती होगी और ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है जिसका सामना आए दिन करना पड़ता होगा शायद। तो इस पर किस तरीके से आप लोग वर्क करते हैं, कैसे प्रक्रिया रहती है, क्या प्लान करते हैं इसके लिए? देखिए, शिकायतें वर्ग भेदभाव को लेकर, अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर हमारे आयोग में आती है। जैसे मैंने पहले कहा कि एक आयोग है, सुनवाई भी यहाँ होती है। तो चूँकि अभी हमारे यहाँ अभी बोर्ड नहीं बना है, मैं सिंगल चेयरमैन हूँ अभी इसमें, और जो कम्युनिटी के 4 सदस्य इसमें बनने हैं, और जब बोर्ड बनता है तब हम इस दिशा में कार्य कर सकते हैं। उसका इंतज़ार करें। हालांकि हमारे पास बहुत सारे शिकायतें हैं अभी हमारे पास। जिस दिन बोर्ड हमारा बन जाएगा, बोर्ड बनने के बाद फिर हम सुनवाई की ओर भी जाएंगे। और अभी हम उसमें जिला स्तर पर, प्रशासन स्तर पर ज़रूर हम ये प्रशासन को निर्देशित कर सकते हैं या सुझाव दे देते हैं कि इसको जिला प्रशासन अपने स्तर पर जैसे हो उस पर काम करे, और उनके हितों के लिए किसी विभाग में कहीं उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उस पर भी हम लोग लगातार कार्य करते हैं। क्या इन सालों में इस तरीके के मामलों में वृद्धि हुई है, ऐसा कुछ आंक पा रहे हैं आप? नहीं, मेरे हिसाब से तो मैंने अपने 6 महीने के कार्यकाल में बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं देखा है। बहुत अच्छे से अल्पसंख्यक वर्ग जो है उनके हितों के लिए शासन भी बहुत गंभीर है, और नेशन फर्स्ट का भाव हम उनमें ज़रूर लाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि देश प्रथम का भाव होगा तो निश्चित ही शिकायतों की भी कमी आएगी। पारिवारिक शिकायतों की थोड़ी बहुत शिकायतें आती है या विभागीय स्तर पर कहीं आती है, लेकिन इन 6 महीनों में बहुत कम शिकायतें हमारे तक पहुँची है। ये अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस तरीके से प्रक्रिया की जा रही है, क्या कुछ प्लान कर रहे हैं? और जब इस तरीके के मामले आते हैं तो क्या लगता है कि सुरक्षा पहले है और उसे किस तरीके से आपको संरक्षित करना है? देखिए, जिला प्रशासन स्तर पर हमारी टीम इस पे काम करती है। मैंने जिला अल्पसंख्यक कल्याण समिति का आपके सम्मुख अभी जिक्र किया था, तो जिला अल्पसंख्यक कल्याण समिति जो होती है वो इस दिशा में कार्य करती है। जिले में यदि कोई मामले नहीं हो पाते तो वो हम तक आते हैं, तो हम लोग इस दिशा में सरकार स्तर पर लगातार एक प्रहरी के रूप में काम करते हैं। और मैंने कहा कि शिकायतें अभी बहुत कम है हमारे पास, तो प्रारंभिक रूप
से भी बहुत ज़्यादा हमारे पास कोई जटिल विषय तो नहीं है, लेकिन शासन प्रशासन मुस्तैद है। और आप देखेंगे कि खुशहाल छत्तीसगढ़ है। हम रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं, तो इन 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ ने जिस तेज़ी से विकास किया, इसमें सभी वर्गों का समावेश है। जो उनके हितों के रक्षार्थ आयोग भी लगातार कार्य कर रहा है। अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस कई सारे आरोप लगाती है। मुद्दे से हट के अगर मैं बात करूं तो हाल ही में 14 तारीख को राहुल गांधी जो हैं वो SIR के मामले को लेकर के एक बड़ी रैली करने जा रहे। छत्तीसगढ़ से भी तमाम नेता उसमें शामिल होने वाले हैं, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी सीधे नहीं कर सकता, आयोग में बैठा हूँ। मुझे लेकिन लगता है कि SIR का जो विषय है, ये SIR कोई पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी पिछली सरकारों ने लगातार किया है, और कई बार हम अपनी नाकामी छुपाने के लिए मनगढ़ंत आरोप जड़ते हैं। और एक ऐसा विपक्ष का लीडर जिस तरह से मुद्दों से लोगों को मिसगाइड करता है, तो देश की जनता इस चीज़ को भली भांति समझ रही है। SIR एक ऐसा विषय है जो शुद्धिकरण करता है मतदाता सूची का। कई बार बहुत सारे ऐसे नाम जुड़ गए रहते हैं जो बाहरी होते हैं, कई बार बहुत सारे ऐसे नाम जुड़े रहते हैं जो जीवित नहीं है, या कई 2 जगह उनके नाम होते हैं। तो ये शुद्धिकरण है, और ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। और मैंने तो अपने इतने वर्ष के लाइफ में कभी भी नहीं देखा कि SIR को लेकर कहीं विपक्ष ने बड़े आंदोलन किए हो या मिथ्या आरोप लगाए हो। ये अभी हमने इसी बार के SIR में विषय को देखा है, और चूंकि मुद्दा विहीन है इसीलिए उनके पास कुछ और विषय नहीं है, इसलिए शायद इस तरह के विषय को उठाते हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी चर्चा का विषय नहीं है, ये एक पार्टी के भीतर का विषय है। वो अपने लोगों को कितना एक्टिव कर पाते हैं, हालांकि उसमें उनका लगातार नाकामी ही मुझे नज़र आती है। लेकिन SIR पर मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमको मतदाता सूची के पुनरीक्षण में जो कार्य चल रहा है, जो शुद्धिकरण में कार्य चल रहा है, इसमें हमको बढ़ चढ़कर भागीदारी देनी चाहिए। क्योंकि कई बार हमारे ही घर के कुछ परिवार के लोग बाहर चले जाते हैं, या कहीं मतलब निधन हो गया रहता है, लेकिन हम लापरवाह रहते हैं, नामों को नहीं हटाते हैं। तो ये एक प्रक्रिया है, और कुछ बाहरी भी हैं जो अनाधिकृत रूप से रह रहे हैं। तो इस शुद्धिकरण के माध्यम से कहीं ना कहीं उनको भी नज़र आएंगे, वो भी बाहर जाएंगे। तो एक अच्छी प्रक्रिया है, इसका स्वागत करना चाहिए। जिला स्तर पर अधिकारियों से समन्वय में आयोग की अगर मैं बात करूं तो किन सुधारों की ज़रूरत महसूस करता है? मुझे लगता है ठीक है। जिला स्तर पर हमारी, तो मैंने कहा 6-6 महीने में जिला स्तर पर समीक्षा बैठकें होती है। जी, होती रहती है, रेगुलर काम है हमारा, और हमारा संपर्क भी बना रहता है जिलों में। हम जिलों में बात भी करते रहते हैं। हमारी जो जिले की अल्पसंख्यक कल्याण समिति है, वो जिला के कलेक्टर के माध्यम से और वहाँ के स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से रेगुलर टच में रहती है। तो हमारे लिए कोई बहुत बड़ा विषय नहीं, हम लगातार उनके संपर्क में हैं, और एक अच्छा समन्वय लगातार सरकार के साथ बना रहता है। क्या इस सरकार में अधिकारी आयोग के साथ पूरा समन्वय स्थापित करके काम कर रहे हैं? क्योंकि कई बार इस तरीके की शिकायतें मिलती हैं कि अधिकारी फ़ोन नहीं उठाते हैं। तो आपका एक्सपीरियंस पूरा अब तक का कैसा रहा है? मेरा 6 माह का अनुभव बहुत अच्छा रहा है। मैंने लगभग बस्तर और सरगुजा छोड़ दे तो मैंने लगभग पूरे प्रदेश का इन 6 माह में दौरा किया है, और जहाँ जहाँ गया हूँ वहाँ पूरा साथ समन्वय अधिकारियों का मिला है। और जिला स्तर पर भी कोई व्यक्तिगत रूप से कोई समस्या आती है तो आधिकारिक स्तर पर भी पूरा तालमेल बना हुआ है। एक सरकार के साथ अधीनस्थ जो कर्मचारी होते हैं वो बेहतर तालमेल करते हैं तो अच्छा काम होता है, और मुझे लगता है कि अभी इन 6 माह में बेहतर स्थिति है, और हम बेहतर स्थिति पे काम कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि अल्पसंख्यक आयोग किस तरीके से कार्य करता है, ये आम पब्लिक को अगर आपको समझाना हो तो कम शब्दों में किस तरीके से समझाएंगे, और कैसे वो आप तक पहुंच के आपकी मदद ले सकते हैं? देखिए, अल्प शब्द को पहले आप समझ लीजिए। अल्प मतलब कम। पंजाबी में इसको हम लोग बोलते हैं, जहाँ पंजाब में वहाँ घट गिनती कमीशन बोलते हैं, जिसकी गिनती कम है। जब देश आज़ाद हुआ था तब ये परिस्थितियाँ बनी थी, और उसमें जिन धर्मों का समावेश किया गया उनके हितों के लिए काम करना, बेसिकली यही है, उनके हितों के लिए काम करना, उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए काम करना। तो एक लाइन में अगर इसको समझा जाए तो यही है कि जो समुदाय अल्प है उन अल्पसंख्यक समुदाय के हितों के लिए शासन स्तर पर यह आयोग बना है, और वो उस आयोग से संपर्क करके अपने अधिकारों के लिए, अपने बेहतर के लिए क्या कर सकते हैं वो आयोग से संपर्क कर सकते हैं। और एक माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट भी बनता है जो बच्चों के बाहर जाकर पढ़ाई करने काम आता है, तो उसका भी सरलीकरण है। जब भी मेरे आयोग में कोई आते हैं, मैं अगर इस दिन जिले में
उपस्थित रहता हूँ तो 10 मिनट में हम वो तुरंत सर्टिफिकेट बना कर देते हैं। तो अल्पसंख्यकों के लिए बेहतर करने के लिए सरकार की दिशा में ये आयोग बना है। तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी में ही ये हो सकता है कि प्रवक्ता से लेकर के बात करूं तो सफ़र तय करते हुए अमरजीत छाबड़ा जी ने अल्पसंख्यक के आयोग के अध्यक्ष तक का सफ़र तय किया है। और कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से प्रदेश भर में जितने भी अल्पसंख्यक लोग हैं वो बिल्कुल आसानी से अल्पसंख्यक आयोग तक जा सकते हैं, अपनी जो परेशानी है वो बता सकते हैं और इसका समाधान त्वरित रूप से अल्पसंख्यक आयोग जो है वो करके देगा। इसके अलावा आगे नए समय में किस तरीके से नए पैटर्न पर काम करना है, क्या कुछ नई प्लानिंग है और अल्पसंख्यकों के लोगों के लिए किस तरीके से और बेहतर सुविधाएं दी जानी चाहिए या दी जा सकती है, इस पर पूरा फोकस जो है वो छाबड़ा जी दे रहे हैं। और आने वाले समय में भी इस आयोग के जरिए जितने भी प्रदेश भर में अल्पसंख्यक हैं उनके लिए बेहतर कार्य होगा, इसका भी आश्वासन वो दे रहे हैं। आने वाले समय में एक बेहतर अल्पसंख्यक आयोग कार्य करके सारे अल्पसंख्यक के लोगों को देगा, ऐसा उनका कहना है। देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से इनकी पद्धति आगे बढ़ती है। फिलहाल इन्होंने दावा किया है कि इस आयोग में लंबे समय तक अच्छे कार्य होंगे और नई तकनीकों का इस्तेमाल भी किया जाएगा। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में समय देने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद।